वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं आज फिर आप सभी के सामने O20 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 9 चैप्टर 2 कराने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, बेसिकली हमें क्या देखना है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकेंड दैट वर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलिए, चैप्टर का ही नाम क्या है हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, व्हाट डज इट मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? डिजाइन तो हम देख लेंगे, बट हमें पहले पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों हमें जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके द्वारा हमें परफॉर्म करना होता है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी में, ठीक है, जो हमें बताता है किस तरह से हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, किस तरह से हमें लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे हमें लोगों के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें कहाँ से पता चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। अब डिज़ाइन, डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि उसका हम लोगों ने कैसा डिज़ाइन लिया पेजेस, नहीं। डिज़ाइन का मतलब है हमने उसको फॉर्मेट कैसे लिया है, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने इसमें बिल्ड की हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें डेमोक्रेटिक बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली हेडिंग ही मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया में भी देखने को मिलता है। और तीन पिलर्स हैं बेसिकली जो डेमोक्रेसी के हम हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। पहला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, और तीनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आजाद है तीनों ही, और तीनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, और तीनों ही एक दूसरे को जवाबदेही के लिए होते हैं, और तीनों ही एक दूसरे की पावर को क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर। अभी जैसे मैंने कहा था क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि लोगों के द्वारा क्या किया गए हैं? एक्सेप्ट किए गए कि हाँ ठीक है, हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना है? फॉलो करना है। Constitution is the supreme law that determine the relationship among citizen and also between citizen and the government। और constitution हमें क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसके बीच का? सिटीजन का एंड द गवर्नमेंट का। सिटीजन एज वेल एज गवर्नमेंट के रिलेशन को भी क्या डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन विच वाज एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। ठीक है, और ये क्या करता है? ये रिलेशन भी डिटरमाइन करता है पीपल का एज वेल एज द गवर्नमेंट का भी। ठीक है, अपार्थेड, व्हाट डज इट मीन बाय द अपार्थेड? ठीक है, अपार्थेड का मतलब है बेसिकली समझ लीजिए द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियल रेस हम उनका क्या करें? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे इंडिया में था पहले, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो क्या करते थे? अपार्थेड करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। गांधी जी के साथ हुआ था जब उन्होंने वहां पे धरने स्टार्ट किए थे, सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। ठीक है, अफ्रीकन लोगों के साथ हुआ था अपार्थेड। तो ये क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि वी आर द वाइट, वी आर द सुप्रीम, यू आर द ब्लैक, यू आर नॉट सुप्रीम। ठीक है, तो आप सुप्रीम नहीं है, यू आर नॉट सिविलाइज, वी आर सिविलाइज। तो ये सब क्या है? अपार्थेड के पार्ट है। देखते हैं, अपार्थेड वाज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहां होगा हम उसे कह सकते हैं दैट वन नोन एज द अपार्थेड। यूनिक टू द साउथ अफ्रीका सिस्टम ऑफ अपार्थेड डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। देखो यहाँ पे क्या कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर अपार्थेड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, कि आप क्या है? ब्लैक है, तो आप क्या है? छोटे तबके के लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, यू आर नॉट नथिंग। आप यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे जाना अलाउड नहीं मिलेगा, आपको ये करना अलाउड नहीं है। तो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अपार्थेड। ठीक है, तो क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, और साउथ अफ्रीका में किसके बेसिस पे होता था? ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, स्किन का जो कलर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था आया? कहां पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम
साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट एंड गॉट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यही देखने को मिलता है कि हम लोगों ने गांधी जी को देखा था, उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट किए थे और आफ्टर डैट वो इंडिया आ जाएंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, बट फिर भी उसके बाद भी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्या चलता रहता है, अपनी लड़ाई चलती रहती है कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारा फ्री चाहिए, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और बहुत लंबे समय तक वो क्या करते हैं, ये डिमांड करते हैं, वॉर चलती है लोगों के बीच में, और फिर फाइनली दे गॉट देयर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत लंबे समय के बाद, ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी मिल जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इंडिया को फिर भी मिल जाएगा 1947 में, बट उन्हें बहुत लंबा समय लगता है। नेल्सन मंडेला, द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द साउथ अफ्रीका, जिसे गांधी जी भी कहा जाता है, और जो गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते थे अफ्रीका में, ठीक है। नॉट ओनली अ फॉट फॉर द फ्रीडम बट ऑल्सो फॉर द राइट एंड इक्वालिटी ब्लैक्स एंड द वाइट पीपल। ये सिर्फ क्या थे, उनके राइट्स के लिए नहीं लगे, बल्कि जो ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन था उनके लिए भी लड़े, उनके राइट्स के लिए भी लड़े कि हमें हमारे राइट्स चाहिए। Along with 7 other leaders have sentenced life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime। और इनके साथ साथ अलग 7 और मेंबर्स जो थे जिन्हें क्या कर दिया गया था, लाइफ टाइम सेंटेंस कर दिया गया था कि अब वो क्या है, जिंदगी भर क्या रहेंगे, जेल में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपार्थेड के खिलाफ क्या किए थे, मूवमेंट किए थे, ठीक है। He spent the next 28 years in South Africa most dreaded prison रोबन आइलैंड, ठीक है। और अगले 28 साल उन्होंने 1964 के बाद अगले 28 साल उन्होंने कहाँ दिए, अपने जेल में दिए। और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी जेल जो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, ड्रेड, बहुत ही बेकार, खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा मतलब वाहियात जेल, जिसमें लोगों के जो राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स थे, उनका बहुत ही ज़्यादा हनन किया जाता था। ऐसी जेल में उन्होंने 28 साल दिए, और जब वो फाइनली रिलीज होते हैं व्हेन द साउथ अफ्रीका वाज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और उन्हें कहीं ना कहीं देखा जाता है गांधी जी से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, गांधी जी के जो भी टीचिंग्स थी उन्हें क्या किया था, फॉलो किया था। अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका, कैसे हुआ अपार्थेड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बी अवेयर ऑफ द नेटिव्स। बी अवेयर ऑफ द नेटिव मतलब सावधान रहे किससे, नेटिव से। नेटिव्स कौन, जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, कहाँ के, अफ्रीका के। Black and white natives during the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied South Africa with arms and the forces। ब्लैक और वाइट जो नेटिव्स थे 17वीं और 18वीं सदी में क्या कर लेते हैं, वो ट्रेडिंग के पर्पज से आते हैं यूरोप से, और साउथ अफ्रीका को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे विद आर्म्स एंड द फोर्सेस, फोर्सफुली। इंडिया में कैसे करा था उन्होंने, इंडिया में तो पहले वो किसके लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने लोगों को डिवाइड करा और रूल करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या करा, सीधा फोर्सफुली उन्हें अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। A large number of whites settle in South Africa and become the loyal rulers, ठीक है। और बहुत सारे जो whites थे वो कहाँ सेटल हो जाते हैं, साउथ अफ्रीका में हो जाएंगे, और वहाँ पे क्या करने लगते हैं, रूल करने लगते हैं। बट इंडिया में क्या था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है, ना कि कोई पर्सन रूल करता है, ठीक है। Due to this settlement of white, the system of apartheid divide the people on the basis of skill color। और ये जो सेटलमेंट हुआ, इसने क्या कर दिया, इसने लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, जो अपार्थेड था स्किन कलर के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, अपार्थेड करना स्टार्ट कर दिया। और लोग जो थे बहुत ही ज्यादा क्या होने लगे थे, इससे परेशान होने लगे थे कि भाई कैसे, हाउ दे कुड डू, कि वो कैसे कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक्स बैन अंडर द अपार्थेड पॉलिसी। ओनली द ब्लैक्स वर बैन, जितने भी ब्लैक पीपल थे उन्हें ही क्या किया जाता था, बैन किया जाता था, किससे, अपार्थेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट एंड दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन द वाइट एरिया। जो नॉन वाइट थे, इट मीन्स कि जब ब्लैक्स थे उन्हें क्या नहीं थे, ना ही वोटिंग राइट थे, और ना ही वो कहाँ जा सकते हैं जहाँ पे वाइट रहते हैं। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट, एक्सेप्टेबल और सेपरेट फॉर व्हाइट एंड ब्लैक, दिस वाज नोन एज सेग्रीगेशन, ठीक है। और क्या कर दिया गया कि हर चीज ब्लैक और व्हाइट के लिए अलग अलग कर दी गई,
ठीक है, हर चीज़, चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो या फिर वो स्कूल्स हो या सिनेमा हॉल हो, हॉस्पिटल हो, एवरीथिंग वो सेपरेटेड फॉर द वाइट एंड द ब्लैक। और इसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन, कि जब डिवीजन हो जाए चीज़ों का और वहाँ पे क्या किया जाए, शोषण किया जाए लोग। फॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन African National Congress. Since 1915, the blacks, colored, and the Indians fought against the apartheid. They launched protests, marches, and strike. टिल 1950 वो क्या करते हैं, अगेंस्ट क्या, अपार्थेड के अगेंस्ट लड़ते हैं, जो इंडियंस होते हैं एज वेल एज द अफ्रीकन जो होते हैं, जो ब्लैक है, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी के द्वारा रिवोल्ट जो है स्टार्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट सत्याग्रह जो स्टार्ट कर दिए जाते थे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लैड द मूवमेंट, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है जो क्या करती है, इन मूवमेंट्स को लैड करती है। मैनी वर्कर्स यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सेंसिटिव वाइट्स जॉइन द ANC टू अपोज द अपार्थेड। ये तो हर जगह देखने को मिलता है, इंडिया में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे वाइट्स ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स थे, इवन आयरलैंड के जो लोग थे, वो क्या करते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी, किसके लिए, कि इंडियन की फ्रीडम मूवमेंट के लिए। और सेम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी क्या कर दिया जा रहा है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो वाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं किस चीज़ को, जो मूवमेंट हो रही है ANC के द्वारा। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो मूवमेंट हो रही है उसको क्या किया जा रहा है, ज्वाइन किया जा रहा है, ताकि क्या कर सके, मूवमेंट बढ़ सके, लोगों को जो राइट्स हैं वो मिल सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इस बहुत लंबे समय के बाद जब ऐसे ही प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करते हैं। नाउ दे फॉर्मिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। एज protest and the struggles increased, the white rulers realized that they could not longer keep the blacks under the rule, limiting freedom of the blacks. भाई सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा मूवमेंट होते हुए दिखेंगे तो उन्हें भी दिख जाएगा कि ठीक है, बहुत हो गया, जो करना था कर लिया, अब क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें जो है चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सह लिया है या कर लिया है हम लोगों ने इनके साथ, अब ये क्या है, अब हमें इन्हें फ्री कराना पड़ेगा। जैसे इंडिया में उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ठीक है, अब क्या होने लगा है कि रॉयल नेवी में भी क्या हो गया है, म्यूटनी हो गई है, तो अब इट मीन्स कि हर जगह म्यूटनी होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें आज़ाद करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि भाई ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया है, अब हम इन्हें कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, अब हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब है कि उन्हें फ्रीडम देनी पड़ेगी, राइट्स देने पड़ेंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कराना पड़ेगा, उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उन सबको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर्स इन जेल, नेल्सन मंडेला बिकम अ फ्री प्रिजन। और 28 साल इसी की तरह, जैसे रूलर उन्होंने समझ में आ गया, उसी तरह जब नेल्सन मंडेला को उन्होंने लगा कि भाई ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया, 28 साल हो गया, अब उन्हें क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि ठीक है, नाउ वी आर फ्री, आप जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new democratic state of the Republic of South Africa emerged. 26 अप्रैल 1994 को क्या होता है, न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ रिपब्लिक अफ्रीका जो है वो बनाई जाती है। इट मीन्स कि नाउ द अफ्रीका वॉज फ्री, अब वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और वो अपना एक सेल्फ रूल करेंगे, जस्ट लाइक इंडिया। The apartheid government came to an end, paving way the formation of multiracial government. और अब क्या हो गया कि जो apartheid का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। नाउ क्यों, क्योंकि एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आ गई है, एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसमें ब्लैक्स भी हैं, वाइट्स भी हैं, इंडियंस भी हैं और बाकी कंट्रीज के भी लोग हैं, जो हर एक के राइट्स की बात करेंगे, डिमांड करेंगे कि ठीक है, आपको भी राइट मिलेगा, आप भी आ सकते हैं, आप भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। क्योंकि इसमें जो मेजर रोल प्ले किया था वो ANC ने किया था। ठीक है, ANC में हर तरह के लोग थे, ब्लैक्स भी थे, वाइट्स भी थे, इंडियंस भी थे, बाकी अदर कंट्रीज के भी थे। तो जो ANC के मेंबर्स थे वही क्या कर देंगे, इसमें फॉर्मेशन में ऑफ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट में हेल्प करते हैं कि ठीक है, यही लोग क्या करेंगे, आपकी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कराएंगे। Mandela became the first black president of South Africa. The black leader appealed to to forgive the whites and their cruel treatment. And after debate and discussion 2 years, the blacks and the whites sat together and made one of the finest constitution of the world. Now the South Africa is seen as the model of democracy. ठीक है, CRA
ठीक है। अब क्या हुआ कि जब जो वो थे ब्लैक्स जो थे प्रेसिडेंट बन जाते हैं नेल्सन मंडेला, और उसके बाद डिस्कशंस होते हैं और 2 साल तक डिस्कशन चलते हैं कि ठीक है जो वाइट्स है उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए उनकी क्रुएल्टी के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, और हमें बैठ के साथ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट बनाना चाहिए। और 2 साल के बाद फाइनली वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें वो वाइट एंड ब्लैक दोनों एक साथ बैठेंगे। वर्ल्ड का बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका का। व्हाट अबाउट द नेल्सन मंडेला, देखते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे और क्यों उन्हें जो है इतना ज़्यादा माना जाता है कि सिर्फ 28 साल जेल में रहे कि उसकी वजह से नहीं। देखते हैं। द नेल्सन मंडेला वाज द वन ऑफ द मोस्ट एबल एफिशिएंट फॉर साइटन लीडर्स ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो एएनसी जो बनाई गई थी उसके लीडर थे, और बहुत दूरदर्शी इन्हें माना गया है कि इन्होंने क्या करता, बहुत दूर की सोच रखी थी कि हमें जो है फ्रीडम मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरह से हमें वर्क करना चाहिए, किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। It was under his leadership that the struggle against the apartheid reached its climax। और इनके अंडर ही जब अपार्थेड जो खत्म की गई थी वो नेल्सन मंडेला के अंडर ही करी गई थी, उनकी लीडरशिप के अंडर, कि कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं। Due to the participation of the movement against apartheid, he was sentenced to life in prison। अभी देखा था हम लोगों ने पहले कि 1964 में उन्हें क्या कर दिया जाएगा, अपार्थेड के अगेंस्ट वो मूवमेंट्स करते हैं, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, और इसके बाद वो 28 साल तक क्या रहते हैं, जेल में रहते हैं। 28 साल तक कहाँ रहते हैं, जेल में। In 1994 he was elected the president of South Africa। 1994 में उन्हें किसका, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। The name of the autography written by Nelson Mandela is Long Walk to the Freedom। 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है कि नेल्सन मंडेला की जो वो है हमें ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, द नेम इज लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आपका ये मिल सकता है कि कब उन्हें क्या किया गया था, सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो फैक्ट्स हैं ये बेसिकली नेल्सन मंडेला के बारे में है, और एक ऐसी एमिनेंट पर्सनैलिटी जिसने साउथ अफ्रीका को फ्री कराया, द फ्री फ्रॉम द अपार्थेड सिस्टम, फ्री फ्रॉम द वाइट्स, फ्री फ्रॉम द यूरोपियंस, एंड सेटल्ड एंड मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हाँ भाई वाइट्स ने उनके साथ क्रुएल्टी की है, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया, फिर भी उन्हें एक्सेप्ट करा, एंड नाउ दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स हैव इक्वल राइट्स। ठीक है, तो ऐसा वर्ल्ड का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सबको क्या है, इक्वल राइट्स मिले थे। Even the America didn't give the rights to the blacks, but in Africa the blacks give the rights to the whites। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है चीज़ें डिफरेंस करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है बाकी कंट्रीज में भी, बट क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा अफ्रीका ने बनाया है, तो वो इसे क्या करती है, बाकी लोगों से क्या करती है, अलग करती है। Why do we need a constitution? अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्वेश्चन बात आती है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। अभी जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या हम एक तो रूल्स रेगुलेशन वैसे भी बना सकते हैं, नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या कहता है कि हम कह सकते हैं कि वी ब्रेक अ लॉ बट वी नेवर ब्रेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडियंस, तो हम क्या करते हैं कि हमें जो सजा मिलती है, हम लोगों ने क्या करा है, हमने लॉ तोड़ा है, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है हमारा। ठीक है, तो वी रेस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अवर रिलीजन, ऐसा एक पवित्र चीज मानते हैं कि जो भी कुछ है क्या है, सर्वे सर्वा क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड फंक्शन, पहला कि ये क्या करता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है और डिसाइड करता है उसके फंक्शन कैसे कैसे वर्क करेगा, और कौन कौन से जो गवर्नमेंट है पार्ट्स हैं, कैसे बॉडी फॉर्मेशन होगी। टू डिसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या करता है, जुरिस्डिक्शन बनाता है ऑर्गन्स के गवर्नमेंट के, कि कौन किसको क्या करेगा, जज करेगा, उनके वर्क को देखेगा कि उनका वर्क कैसा चल रहा है, किसके बेस वो वर्क कर रहे हैं। टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स पावर। ठीक है, एक अच्छी सोसाइटी बनाता है और क्या करता है, गवर्नमेंट की जो पावर्स है उन्हें एक्सेसिव यूज या अब्यूजिंग द पावर, मतलब यहाँ पे गलत तरीके से गवर्नमेंट पावर को यूज ना करे, उसे भी चेक करने का काम किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। टू सिक्योर द राइट्स ऑफ सिटीजन, सिक्योर द राइट्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं उन्हें भी सिक्योर करने का काम कौन करता है,
कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगर हमारे पास रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा सकते। उसमें सिर्फ हम एक अपने रूल्स रेगुलेशन की जो बुक्स होती है ना, उसमें सिर्फ हम चीज़ों को क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्राउंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे, तो वहाँ पे हम लिमिटेड हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम क्या करते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, आईपीसी वगैरह बनाते हैं कि फॉर्मेशन करते हैं कि कोई गलत करेगा तो ये करना है ये करना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। बट बेस जो है वो हमें कौन देता है, दैट वाज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, पहले ही बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, कुछ रूल्सों का जो लेखा जोखा है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री सेट ऑफ रिटन रूल्स आर एक्सेप्टेड ऑल पीपल लिविंग इन अ कंट्री। सिंपल सी बात है, क्या है, सेट ऑफ रिटन रूल्स हैं और सभी लोगों के द्वारा उसे क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाता है। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, पहले चीज क्या करता है, ट्रस्ट बिल्डिंग करता है, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल दैट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, और कोऑर्डिनेशन बनाता है अलग अलग तरह के लोगों के बीच में कि वो क्या कर सकें, सब एक साथ रह सकें। जस्ट लाइक एग्जांपल ले सकते हो इंडिया, इंडिया क्या बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है, तो ये सब चीज़ एक साथ हम कैसे रहते हैं, बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू मेक विच डिसीजन, और हमें ये क्या करता है, गवर्नमेंट बनाने के लिए पावर देता है, लोगों को पावर देता है, लोगों को डिसीजन लेने की पावर देता है, ठीक है, कि हमें अपने बिहाफ पे किसको चुनना है, कौन होगा, कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। इट लेज डाउन द लिमिट ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द राइट ऑफ द सिटीजन, और ये क्या करता है कि गवर्नमेंट की जो पावर है उन्हें क्या कर देता है, लिमिटेड कर देता है, और पावर जो गवर्नमेंट जो लोग हैं उन्हें क्या देता है, राइट्स देता है, किस चीज़ के, राइट्स ऑफ द सिटीजन की, ये आपके राइट्स हैं, आप किसे चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई किसी व्यक्ति को चुना है, अब वो गलत है तो हम उसे हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चुन लिया तो ठीक है आप ही सर्वे सर्वाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम हैं, हम अपनी गवर्नमेंट, एक बार अगर गवर्नमेंट गलत बनी है तो दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करा सकते हैं, बट उसके लिए अलग अलग हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ गुड सोसाइटी, और इन लोगों के अंदर एस्पिरेशन जगाता है कि हमें क्या करना है, एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, कि जहाँ पे सभी क्या है, इक्वल राइट्स हों, अच्छे से बिहेव करें वेल मैनर्ड वे में, ठीक है। तो ये सारे काम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कराता है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बात करते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो कैसे बनाया गया, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते थे। हम लोगों ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा बाकी अदर कंट्रीज़ के, तब हम लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पार्टीशन भी देखने को मिलता है, ठीक है, उस टाइम पर रिवॉल्ट भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, फिर भी हम अपना एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट एंड रिजिड क्या है, लेंथी एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। The Indian Constitution was made under the difficult circumstances. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब बनाया गया जब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते थे। कौन कौन से देखते हैं। इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। सिंपल सी बात है, एक ऐसा देश जो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो, कल्चर में हो, लैंग्वेज में हो, ठीक है, और कॉमन आइडेंटिटी में, सब चीज़ में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और उसके लिए हमें एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक चैलेंजिंग था। द partition on the religious basis had killed people on both sides of the borders. The merger of the principal state was tough and uncertain task. और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उसी टाइम पे हमें पार्टीशन देखने को मिलता है, जिसमें बॉर्डर के दोनों तरफ हमें जो हमारे जो लोग हैं उनकी क्या होती है, डेथ होती है, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट होता है, एक दूसरे के दंगे होते हैं, एक दूसरे को मारा जाता है। तो एक ऐसी सिचुएशन में भी हमने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और क्या करा, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें अपने साथ जोड़ना एक बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क था और अनसर्टेन टास्क था कि
उन्हें कैसे जोड़ें कि प्रिंसली स्टेट्स हमारी जो डिवाइड था इंडिया प्रिंसली स्टेट्स में, वो किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सेपरेट रहना चाह रहे हैं। तो सबकी अलग अलग डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को देखते हुए फिर भी हम लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक सिक्योर इट डज टुडे। ठीक है, उस टाइम पे जो था फ्यूचर जो था कंट्री का वो सिक्योर नहीं दिख रहा था जैसा आज दिखता है कि ठीक है गवर्नमेंट बना दी, इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, फिर वो अपना रूल करेगी, हमारे डिसीजंस लेगी और फिर दोबारा 5 साल बाद गवर्नमेंट बनेगी। वहाँ पे तो स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ही बनाई कैसे जाए, कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे राइट्स दिए जाएंगे, किसको राइट्स दिए जाएंगे, किसके बेसिस पे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे बनेगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो इन सब का जो आउटपुट आया वो एक अच्छा आया जो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एंक्सियस अबाउट द प्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट था उस टाइम पे और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें बिल्ड होंगी, कैसे वर्क होगा, कैसे हम लोग करेंगे चीज़ों को। तो डिफिकल्टीज तो बहुत सारी देखने को मिल रही थी। सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिले थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। पहला, इंडिया वॉज स्टिल द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। पहली चीज, इंडिया अब भी क्या था, कॉलोनी था, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब स्टार्ट किया गया था तब इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो था कॉलोनी था किसका, ब्रिटेन का। पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द रिलीजियस बेसिस, पार्टीशन हुआ इंडिया का किसके बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। लार्ज स्केल वायलेंस, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो डिवीजन हुआ उसमें 10 लाख लोग क्या करे गए, मारे गए। कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है, किसका, इंडिया का। बोथ कंट्रीज का, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का ही हमें बहुत बड़ा जो लॉस देखने को मिलता है कि 10 लाख लोग मारे गए। ठीक है, दोनों कंट्रीज का डिवीजन हुआ, इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी टोटली जो रन हो रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्टीज फेस की जाती हैं। रिफ्यूज प्रॉब्लम्स मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और क्या कर दिया, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्या करने के लिए, मर्ज होने के लिए। जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू एंड कश्मीर थे, बाद में उन्हें अलग अलग टैक्टिक्स के द्वारा क्या किया गया, ऐड किया गया। बट इनिशियल फेज में उन लोगों ने मना कर दिया कि हम आपके साथ मर्ज नहीं होना है। इकोनॉमिकली अ पुअर कंट्री, सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ने जो छोड़ा ही नहीं था, और इकोनॉमी तो क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वर्स थी उस टाइम पे। लोग गरीब थे, बहुत ज़्यादा भूखे मर रहे थे, खाना नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। बिगिनिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बात करते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुई, बिगिनिंग हुई, ठीक है, तो कैसे की गई। In 1928, मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted the Constitution for India. 1928 में पहले मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और उसके 8 मेंबर्स के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक रफली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि हमें हमारा क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। At the Karachi session of Indian National Congress 1931, the leaders decide to how the Indian Constitution should be look. देखो 28 में ये होगा, 30 में डिसीजन लिया जाएगा, और 31 में पहला हमारा क्या कर दिया जाएगा, झंडा फहरा दिया जाएगा 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पहला झंडा फहरा दिया जाता है। और 1931 में कराची सेशन होगा जिसमें क्या करा जाएगा कि हमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कैसा बनाना है और किस तरह से, मतलब वर्क तो था कंटिन्यू, 1928 से जो वर्क था वो कंटिन्यू चल रहा था, बट उसे फॉर्मल वे जो देना स्टार्ट होता है वो 1946 से स्टार्ट होगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, right to freedom, right to equality, right to minorities, etc. were some of the important topics discussed in the both these documents. और दोनों में ही जो कराची सेशन हुआ और जो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें जो चीज़ें जो हमें राइट्स आज देखने को मिलते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू माइनॉरिटीज एटसेट्रा, अडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे पहले ही कि हमें ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए। अगर ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती तो ये हमें देखने को भी नहीं मिलती। Many of our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution, the Socialist Revolution, the Russian, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of the Right in the US.
बहुत सारे जो लीडर्स थे वो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से क्या हो रहे थे, इंस्पायर होते थे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, यूएस का जो रिवॉल्यूशन था उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ब्रिटेन के डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन से। तो लोग क्या थे, क्योंकि जो वो एजुकेटेड थे, वो क्या कर रहे थे, वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ रहे थे, देख रहे थे इवेंट्स जो हो रहे थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि हमें भी ये चीज़ें जो है एक्सेप्ट करनी है। क्योंकि आप लोगों ने जब हिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ा होगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंच में भी क्या लोग बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें चाहिए थी, और ये सब कहाँ से आता है, यूरोप से हम लोग गेन करते हैं कि हमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो देखा हम लोगों ने रफली चीज़ें देखी, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो क्या करेगी, फॉर्म करेगी हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। The drafting of constitution was done by the assembly elected representative called the constituent assembly। कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी किस चीज़ की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाएगी, और उसमें जो लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिन्हें इलेक्ट किया जाएगा, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली comprising 299 members। It was adopted on the November 26, 1949। Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee। देखो बेसिकली इसमें एक पीछे का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक समझिए, यहाँ पे 299 मेंबर्स दे रखे हैं, बट इनिशियल फेज में 299 नहीं थे। इनिशियल फेज में 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे। कब, मैं जब की बात कर रहा हूँ जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे। आफ्टर द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान देयर विल बी 299 मेंबर्स। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसके जो हेड होते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, दैट वाज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसे एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, साइन किए गए, बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, उस पर साइन कर दिए, बट फिर भी हम इसे एक्सेप्ट जो है क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कब, 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम कहते हैं ना कि हमारा जो संविधान लिखा गया किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर। इट मीन्स कि ड्राफ्ट जो किया गया दैट वाज डन बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखते हैं व्हाट वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। A drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion। और वो ड्राफ्ट तैयार करते थे कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता था, फिर उसमें जो ऐड होना है या कट करना है उन चीज़ों को लिखने का काम होता था। दैट वाज डन बाय द ड्राफ्टिंग कमीशन। Every document presented and every word spoken in the Constitutional Assembly has been recorded and preserved। हर एक चीज, जो चीज बोली जा रही है या कुछ कही जा रही है, डिस्कशन हो रहा है, उस चीज को लिखा जा रहा था और प्रिजर्व किया जा रहा था डिस्कशन को, ताकि हम उसे बाद में भी एनालाइज कर सकें। Indian Constitution fully implemented। The Constitution of India was implemented on January 26, 1950। मैंने पहले ही बता दिया कब। The mark this day was the celebrate January 26 एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और जिसे हम क्या देखते हैं, एज अ रिपब्लिक डे देखते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, इसके पीछे की भी एक कहानी है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। व्हाई वी ओनली अडॉप्ट या एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी in on the basis of if we sign on the 26 November and then we will implement it after 2 months। क्यों करते हैं हम ऐसा कि 2 महीने बाद हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। Legitimacy of Indian Constitution। We accepted the Constitution made by Constitutional Assembly more than 50 years ago। The Constitution does not reflect the view of members along the expression broad consensus of time। No large social groups or political parties has every question its legitimacy। The Constitution Assembly represent the members from different language group, caste, class, religion and the occupation। कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इसे कोई भी क्या नहीं है, चैलेंज नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। हमने ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लास के, ग्रुप के, पीपल, कास्ट के लोगों को बुला दिया, बैठा दिया, उनसे बना दिया, नहीं। सबके साथ बहुत लंबा डिस्कशन चला,
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और फाइनली हम उसको लेके आते हैं, इसलिए कोई भी उसको क्या नहीं करेगा, क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फ्रॉम सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग सोर्सेज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है वो वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ा और फिर उसमें से जो चीज़ें हमें बेटर लगी हमने उन्हें एक्सेप्ट किया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, मतलब रिजिड नहीं है ज़्यादा, फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, हम उसमें क्या है चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल, और क्या फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज मिलती हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देखने को मिलती हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, और जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, हमारी फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि चीज़ें अमेंडमेंट करना, हम लोगों ने देखा फ्लैक्सीबल है, रिजिड नहीं है, हम चीज़ें को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, हम उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी है अमेंडमेंट, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इट इज़ अ टर्म विच मीन्स द चेंज और मॉडिफिकेशन, इट इज यूज टू कनेक्शन विद चेंजेस मेड इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। क्या है, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करे, आज जैसे जैसे हमारी कंट्री चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, अब हमें उन्हें क्या करना है, पॉलिश करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर नए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने पड़ रहे हैं, नई चीजें इंप्लीमेंट करने पड़, तो वो क्या कब कर सकते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, फ्लैक्सीबल हो। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, थ्रू द अमेंडमेंट्स, और बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट डज दिस ट्रेजन, द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग ऑन कंट्री, और ये आप लोग उसमें भी देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कि जो लुइस 16 है उसको गुलेटन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजन, और उसकी जो वाइफ थी उसे भी, क्यों, कि ट्रेजन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपनी ही कंट्री को क्या कर दे, धोखा दे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट्स, क्या क्या अमेंडमेंट्स, कैसे कैसे। Our constitution is highly detailed document. It need to be amended regularly to keep it update with the changing time. कि भैया देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें रेगुलरली कीप टू अपडेट रखना पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है कि इसमें हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। Those who made the constitution, through that it must be accordance with the people aspiration and change in society। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो है डिमांड्स है, अकॉर्डिंग एस्पिरेशन है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ प्रोविजन फॉर मेकिंग सच अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने भी इसीलिए प्रोविजन ली गई, इसीलिए फ्लेक्सिबल बनाया, ताकि जो चीज़ें जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस हो रही हैं तो हम उन अमेंडमेंट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। These changes called constitutional amendment। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो चेंजेस फाइनली हमें देखने को मिलते हैं कि भाई ठीक है, अब आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, दैन इट वाज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, हमारा जीएसटी आई, ठीक है, हम लोग पहले क्या करते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे, ठीक है, उन सब टैक्सेस को हटा के हम लोग एक चीज़ ले आए, दैट वाज नोन एज जीएसटी। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। ठीक है, कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए कि भैया अब जो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स थे उन्हें खत्म कर दो, सिर्फ जीएसटी लेके आओ। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ऐसा ही जैसे अब हमारा क्या है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1950 के टाइम पे, उस टाइम पे क्या सोशल मीडिया जैसी चीज़ थी, नहीं थी, इंटरनेट ही नहीं था, तो हम लोगों ने कोई भी प्रोविज़न ऐड नहीं किए। अब जो हम लोग सोशल मीडिया के लिए हम जो रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं तो वो किसके थ्रू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हम अमेंडमेंट करते हैं कि भाई टाइम टू टाइम हम चेंजेस कर सकें अपने
कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेम्बल, ये क्या है? Preamble is an introduction to the Constitution which contain the ideas and the basic principle of Indian Constitution. Preamble का मतलब है कि हम preamble से आइडिया लगा सकते हैं कि बेसिकली किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है वो प्रिजर्व करते हैं। तो उसी तरह से मतलब पूरा समरी टाइप में कह सकते हैं, नॉट अ समरी, एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या चीज़ें, हमारी आइडियाज़ क्या है, थ्योरी क्या है, जिसके बेसिस पे हम लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो वो आइडिया जो हमें मिलेगा दैट वर फ्रॉम द प्रेम्बल। प्रेम्बल के थ्रू हमें वो आइडिया देखने को मिलते हैं। पर्पस ऑफ द प्रेम्बल, प्रेम्बल का पर्पस क्या है? इट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या बताती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी बताती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग किसके, हम भारत के निवासी। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि हमसे स्टार्ट हो रहा है, ये किसी गवर्नमेंट की या किसी पर्सन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कुछ है हम है, सर्वे सर्वा हम है, कोई और नहीं है, हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, रूल्स रेगुलेशन ले, सब कुछ किसके द्वारा? हमारे द्वारा, ना कि किसी एक पर्सन, सोसाइटी, एक क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो ये सब किसके द्वारा करे जाएंगे? हमारे द्वारा। इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिन एंड इवेल्युएशन एंड लॉ एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड वेदर इट गुड और बैड। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि ऑब्जेक्टिव बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और एग्जामिन करने की, भाई हमें क्या क्या चीजें चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चीजें हमें चाहिए क्या वो है या नहीं है। तो उन सब चीजों को हम एनालाइज करने का जो काम करते हैं दैट वाज फ्रॉम द प्रेम्बल, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें हैं वो कैसे बिहाफ, किसके बिहाफ पे वर्क करेंगी, कैसे करती हैं, वो सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रेम्बल में। फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी किस पे वर्क करती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरन। सबसे पहला वी द पीपल, कि हाँ भारत क्या एक सॉवरन देश है, वी द पीपल है, हम लोग हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। तो ये सारे जो हैं हमारे फिलॉसफीज हैं। इट मीन्स कि इन सब के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखने को मिलता है, और ये सारी चीजें हमें किस में मिलती हैं? हमारे प्रेम्बल में देखने को मिलती हैं, जो प्रेम्बल में ही पहले इलेक्टेड की जा चुकी हैं कि भाई ठीक है ये चीजें हैं हमारी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। और कहाँ से पता चल रही है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, पहले प्रेम्बल बना दिया कि हमें ये चाहिए, तो ये फिलॉसफीज हैं जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मेशन किया गया है। We the people of India, what does it mean? The constitution has been drawn up, enacted by the people through their representative and not handed down to them by king or any outside power. We the people का मतलब है कि हम लोग एक क्या करेंगे? अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ना कि कोई राजा होगा ना कोई आउटसाइडर्स होगा, हमारे द्वारा चुना जाएगा, हम लोगों में से ही कोई एक होगा जो हमारे बिहाफ पे क्या करेगा? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। सोवरन, वी have the supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. Sovereign का मतलब है कि हम लोग हैं, हमारा इंटरनल मैटर हो, हमारा एक्सटर्नल मैटर हो, उसके ऊपर हम ही अपनी पावर्स लेंगे, हमारा डिसीजन होगा, ना कि कोई एक्सटर्नल पावर या कोई एक्सटर्नल गवर्नमेंट आके हमें बताएगी कि हमें कैसे वर्क करना है, कैसे वर्क नहीं करना है। सोशलिस्ट, wealth is generated socially should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce the social and economic inequalities. हमें क्या करना है? सोशलिस्ट भी बनना है कि जो वेल्थ जनरेट होगी वो सब में क्या हो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। हमें क्या करना है? जो इंडस्ट्रीज हैं और जो आपका ये है क्या नाम है लैंड है, इसे क्या करना है? हमें रेगुलेट करना है, लोगों तक पहुंच सके कि हर एक को क्या है सोशली इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को फेस ना करना पड़े, कि जो है ऑनरशिप जो है वो लोगों की हो ना कि गवर्नमेंट की हो, और गवर्नमेंट क्या करता है? उसे रेगुलेट करे कि टाइम टाइम देखे किस तरह से वर्क हो रहा है। सेकुलर स्टेट है, सिटीजन हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। मतलब हर एक के पास क्या है अपना अपना रिलीजन है, कोई भी किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट का या स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हर एक को फ्रीडम है कि किसी भी रिलीजन को वो एक्सेप्ट कर सकता है।
डेमोक्रेटिक है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर्स, होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिस एंड रूल्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, उनके रूल्स रेगुलेशन उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होगा, किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, ऐसा नहीं है कि हेरिडेटरी कि भाई ठीक है आप प्रेसिडेंट है, अगला आने वाला जो आपका बेटा होगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, फिर वो बने, नहीं, कोई हेरिडेटरी नहीं है, हर 5 साल में हम उससे क्या कर देते हैं, इलेक्ट करते हैं कि ये है हेड ऑफ द स्टेट। जस्टिस मिलता है सबको, citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion, gender, social inequality have to be reduced, government should work for the welfare of all, especially of disadvantaged group। मतलब ये है कि हर एक को क्या है, हम इक्वल जस्टिस देंगे, वो किसी भी बेसिस पर, कास्ट हो, रिलीजन हो, सेक्स हो, हर एक को क्या करना है, हमें इक्वल रखना है और सभी को हम इक्वल राइट्स देंगे। लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन द they think how they wish to express their thought, the way wish to follow their thought of action। लिबर्टी है मतलब हमें राइट टू फ्रीडम है, हम कैसे पहनते हैं, कैसा रहते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, तो सारी चीजें जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, कोई भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इक्वालिटी है, हर एक को क्या है, हमें ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सबको क्या है, इक्वल रखा गया है। ठीक है, द ट्रेडिशन सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंड, जो पहले सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी, अनटचेबिलिटी वगैरह, उन्हें क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। वी इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, और हम क्या कर इंश्योर करते हैं कि हर एक को क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे वो जॉब्स में हो या बाकी अदर चीजों में हो, हर एक को इक्वल बेनिफिट्स मिले। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी members of the same family, no one should treat fellow citizens as inferior। और हम क्या है, हम सभी जो है एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो हमें सबको इक्वल फॉलो करना है, किसी को इन्फीरियर शो नहीं करना है कि भाई आप इन्फीरियर हैं, आपको नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस भी रखी हुई हैं, जो कि सैटरडे और संडे में देखने को मिलती हैं। आप अपने डाउट्स हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भेज सकते हैं, हम उन्हें रेक्टिफाई करके आप लोग को बता देंगे। और जो डाउट ग्रुप्स के जो लिंक्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।